हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। हम कंटिन्यू करेंगे कल से, यानी कि हमारा 2 सम्स हो चुका था 6.2 का। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो है हमारा 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि 2 बिल्डिंग एक दूसरे को फेस कर रही है ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12, यानी कि बीच में एक रोड है, एक बिल्डिंग इस तरफ है और रोड के एक बिल्डिंग इस तरफ है। From the top of the first building, which is 10 meter height, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60. What is the height of the second building? यानी कि इसमें हमें 2 बिल्डिंग दी हुई है, एक की हाइट कम है। चलिए हम बना लेते हैं, एक ड्राइंग बना लेते हैं, एक हेल्प हो जाती है उससे। समझिए ये हमारा एक स्मॉल बिल्डिंग है और उसी के बाजू में एक टॉल बिल्डिंग है, यानी कि एक लंबा वाला बिल्डिंग है कुछ ऐसा। और बीच में जो रास्ता है वो रोड है ये वाला, यानी कि यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, एक रोड के इस तरफ बिल्डिंग है, एक रोड के इस तरफ बिल्डिंग है। तो इन्होंने बोला जो स्मॉल बिल्डिंग है वो 10 मीटर का है, यानी कि ये बिल्डिंग जो है वो हमारी, इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है, और रोड जो है वो कितना है, उसकी दूरी कितनी है 12 मीटर है। चलिए हम इसको एक नाम भी दे देते हैं, ए बी, बिल्डिंग ए बी, और दूसरी बिल्डिंग है सी डी। अब ये दूसरी बिल्डिंग के बीच में जो रोड का नाम हो गया वो हो गया बी डी, वो ऑटोमेटिकली नाम क्या बन गया बी डी। अभी यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की हाइट जो है वो सेम हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक की ये बिल्डिंग जो है यहाँ तक की हाइट सेम है, ये एक्स्ट्रा है। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, अगर यहाँ पे से कोई पर्सन खड़ा है और हम यहाँ से, यानी कि इस बिल्डिंग के टॉप से, जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड फाउंड टू बी 60, यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरफ से होगा, और अगर आप ये एक बार डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो आपको जो है वो बहुत ईजी पड़ जाता है सम सॉल्व करने में। यहाँ पे एक नाम ई दे देते हैं। तो अब हमारा कैसे होगा कि ए बी एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग है सी डी। तो ए बी की जितनी हाइट है सी डी की हाइट उससे ज़्यादा है, लेकिन ए बी के टॉप से, यानी कि ए के पास से जब हम दूसरे बिल्डिंग के टॉप में देखते हैं, यानी कि सी के पास देखते हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो अब ये लोगों ने बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, यानी कि ये जो बड़ा बिल्डिंग है इसकी हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हमने इक्वल कर लिया है, तो इसकी जितनी हाइट होगी यहाँ तक तो सेम ही हाइट होगी, यानी कि ये भी 10 मीटर ही होगा। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट सॉल्यूशन, लेट सेगमेंट ए बी इज द स्मॉलर बिल्डिंग ए बी, और दूसरा बिल्डिंग कौन सा है, टॉलर बिल्डिंग सी डी। तो सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी रिप्रेजेंट 2 बिल्डिंग्स, ये 2 बिल्डिंग्स बता रहे हैं, रिप्रेजेंट्स 2 बिल्डिंग्स। सेगमेंट बी डी रिप्रेजेंट, बी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोड, बी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोड। तो हम लिखेंगे सेगमेंट बी डी रिप्रेजेंट द रोड। अभी हमने क्या किया है ना, ए ई को परपेंडिकुलर हमने खींचा हुआ है, किस पे परपेंडिकुलर खींचा है, सी डी पे। तो हम वो लाइन लिखेंगे, ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी। अभी सी डी जिसमें हमने जब ए ई लाइन खींच दिया तो ये क्या है, कोलिनियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ई एंड डी आर कोलिनियर। और कभी भी हम जब कोलिनियर लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, सी डैश ई डैश डी, तो इसको हम कोलिनियर बोलते हैं। अभी हमारा एलिवेशन एंगल कौन सा है, 60 डिग्री वाला है ना एलिवेशन एंगल, यानी कि ये जो हमारा एलिवेशन एंगल है जिसका नाम है सी ए ई। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल
CAE इज 60 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है? दिस इज एलिवेशन एंगल, जो कि हमारा दिया हुआ है, एलिवेशन एंगल। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंदी में इसे उन्नत कोण बोलते हैं। AB की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? अभी हमने जो कुछ भी लिखना था कि हमने किसको क्या रिप्रेजेंट किया। देखिए क्वेश्चन में आपको ना सिर्फ ये क्वेश्चन देंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करके नहीं देंगे, ये डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना होता है, जब ये डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं ना, तो हम सब इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है कि हमने ये डायग्राम जो है वो किस बेस पे हमने ड्रॉ की हुई है। जैसे AB को हमने क्या बनाया, एक बिल्डिंग बनाया, CD को हमने सेकेंड बिल्डिंग बनाया हुआ है, BD को हमने रोड बनाया हुआ है। यहाँ से A से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। एंगल CAE जो है वो है हमारी 60 डिग्री। तो हमें वो सब कुछ ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले डालना होता है, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, तो ट्राई करिए कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखें। तो अभी हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू लिखेंगे। जैसे AB का वैल्यू कितना है, 10 मीटर हम लिखेंगे। AB इज इक्वल टू 10 मीटर, BD इज इक्वल टू 12 मीटर एंड एंगल CAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। सॉरी, ये तो इसमें दिया हुआ था, हमने सब इन्फॉर्मेशन डाल दिया। अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, अगर मैंने खुद से ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा जिसका अपोजिट साइड है वो सेम होगा। ABDE इज अ रेक्टेंगल, ये हम लिख देंगे इज अ रेक्टेंगल। हम क्या लिखेंगे, अगर ये रेक्टेंगल है तो जो AB होगा और DE होगा वो सेम होगा, फिर जो AE होगा और BD होगा वो सेम होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे हमने अगर पहले नाम लिखा AB तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू ED और दोनों की वैल्यू लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 10 मीटर। और जो दूसरा है जिसका हमने रोड का माप लिया हुआ है 12, तो अगर ये सीधी हमने जब माप लिया तो ये भी तो 12 ही होगा। इसका मतलब BD का जितना वैल्यू है उतना AE का होगा। तो हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 12 मीटर। ये दोनों का हम लोग वैल्यू लिख देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कैसे हमें पता चला कि दोनों इक्वल है। तो ऑफकोर्स रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, और आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो सेम होती है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम रीज़न यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अभी हमारे पास है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें इसकी वैल्यू पता है 60 डिग्री, इसकी पता है हमें 90 डिग्री। अभी हम लोगों को निकालना इसका है, ताकि हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके सेकेंड बिल्डिंग का पूरा वैल्यू निकाल सके। यहाँ तक तो 10 मीटर हमें पता चल गया है, पर हमें ये भी पता करना है कि ये कितना मीटर है। और जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ट्राइंगल CEA ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अभी देखिए मैंने आपको समझाया है, सिखाया है कि हम जब भी 6.2 सॉल्व करेंगे ना, तो हम इसमें जो भी थीटा की वैल्यू दी रहेगी, यानी कि कोण का जो भी माप दिया रहेगा, वो हम लोगों को एज अ tan से tan का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। यानी क्या लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। अभी tan 60 का वैल्यू जो होता है ना टेबल में tan 60 का वैल्यू आप बड़े वाले फार्मूला के टेबल में देख लेना, √3 होता है। हम वो tan 60 के नीचे √3 लिखेंगे। अपोजिट साइड कौन सा है भाई, 60 का अपोजिट साइड कौन सा है? अभी हम यहाँ से देखेंगे, ये 60 है और 60 के ठीक सामने का जो साइड है, यानी कि ये जो लाइन है उसका नाम क्या है, CE। तो हम उसका नाम अपोजिट साइड के पास यहाँ पे लिखेंगे CE। अब हमें क्या लिखना है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बाजू वाला एंगल, सॉरी बाजू वाला साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बाजू वाला। अब 60 के बाजू में तो 2 है, एक तो ये है लंबा वाला
और एक है ये स्ट्रेट वाला। लेकिन ये जो लंबा वाला है तो हमारा हाइपोटेनियस होता है हमेशा, क्योंकि वो 90 के सामने वाला है। ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है, ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है, क्योंकि ये 90 के ठीक सामने होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो हम ये एडजेसेंट में हाइपोटेनियस नहीं लेंगे, एडजेसेंट में हम ये वाला लेंगे। ये तो अपोजिट में ले लिया, 60 के अपोजिट ये वाला हुआ एडजेसेंट, यानी कि बाजू होता है तो 60 के बाजू में एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये तो हमारा हाइपोटेनियस हुआ, तो इसको लेके कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लेंगे ए ई लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या नाम लिखेंगे ए ई। अब उनका वैल्यू लिखना है, इसका तो हमने √3 डाल दिया। सी ई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सी ई का वैल्यू हमें एक्चुअली निकालना है, हम वहाँ पे सी ई को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। और ए ई का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, ए ई का वैल्यू जो है हमने 10 लिखा है, ये 12 है तो ये भी 12 है, सॉरी 12 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ई का वैल्यू 12 है, हम ए ई के पास 12 वैल्यू डाल देंगे। इसके अपाउंट में कुछ नहीं, आप 1 ले लो। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 से 12 का, तो हम लिखेंगे √3 × 12 इज इक्वल टू सी ई इंटू 1। सी ई इंटू 1 करेंगे तो क्या होने वाला है, वही आने वाला है सी ई इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने का, ताकि आपको पेज टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़े और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। अब देखिए हमें क्या करना है, वैल्यू मिल गया हमें। सी ई इंटू 1 क्या होता है, सी ई 1 सी ई, 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो सेम आता है। सी ई इज इक्वल टू क्या आया 12√3। कभी भी रूट में नंबर आता है ना वो हम पीछे लिखते हैं, और जो सिंगल नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं, यानी कि 12 जो है वो हम आगे लिखेंगे और √3 हम पीछे लिखेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए सी डी की। ओके, किसकी वैल्यू चाहिए, सी डी की। सी डी की वैल्यू कैसे मिलेगी, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू, ये पूरी बिल्डिंग है तो हमें कैसे पता चलेगा, सी ई प्लस ई डी। और हम जब इनको ऐड करेंगे, सी ई का वैल्यू तो हमने अभी निकाला 12√3, वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, प्लस ई डी की वैल्यू कितनी निकली थी, ई डी तो आई थिंक हमने अपोजिट साइड के हिसाब से निकाला था। देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू अगर 10 मीटर है तो ई डी जो इतना हाफ है वो भी 10 मीटर ही होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। तो हमारा देखिए अभी यहाँ पे √3 है, यहाँ पे जो है ना ये √3 है, पर यहाँ पे √3 है क्या, नहीं तो ये ऐड नहीं हो सकता। अगर हमारा √3 एक तरफ है और दूसरी तरफ हमने प्लस लगा करके रखा हुआ है, उसके बाजू में √3 नहीं है, तो हम उसे ऐड कर ही नहीं सकते, तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ना होगा। यानी कि हमारा सी डी का फाइनल आंसर क्या आया, 12√3 + 10, हमारा ये इसका फाइनल आंसर आया है। तो इस तरह से ये सम सॉल्व होगा। एक्चुअली आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके लेना है खुद से। क्वेश्चन को पढ़ के आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके लेना है, डायग्राम को अच्छे से समझ के लेना है कि कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी सेकंड बिल्डिंग है, कहाँ से वो बंदा बिल्डिंग को हाइट में देख रहा है, बिल्डिंग रोड का विड्थ कितना है, फिर कितना डिग्री है, फिर हमें उसे कौन सा एंगल लेना है, अपोजिट साइड कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है, वैल्यू कौन सा डालेंगे, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। आप जब तक ये डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक ये सम हार्ड लगेगा, और एक बार आप समझ जाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे लिखने की बिना देखे, तो आपको ये सम एकदम दिमाग में रट्टा हो जाएगा, फिर आप भूल ही नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 poles of heights 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इलेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। यानी कि 2 पोल है, एक का हाइट है 18 मीटर और एक का हाइट है 7 मीटर। देखिए ये स्मॉलर है, ओके, एंड दिस इज टॉलर। ओके, 2 पोल्स हो गए आपके, उसमें से एक है 7 मीटर, ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ 18 मीटर, क्योंकि एक 7 है तो दूसरा 18 ही होगा, यहाँ पे 2 ही पोल है तो 18 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, इनके बीच कुछ तो होगा, कोई तो सरफेस होगा, तो ये सरफेस हम बना दे रहे हैं, जिसका वैल्यू भी फ़िलहाल तो नहीं दिया हुआ है हमारे पास, पर हम देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे कि इसका वैल्यू पता है। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर। वेयर इज़ द टॉप्स, ये एक टॉप है और एक दूसरा टॉप है, और जब हम उसको फास्टेंड करेंगे यानी कि हम इसको वायर से जोड़ेंगे तो हमारा ये 22 मीटर का वायर यहाँ पे लग रहा है। फिर हमें सीधी लाइन भी खींचेंगे ताकि हमें एंगल प्रॉपर पता चले, एक 90 डिग्री का एक लाइन खींच लेना है। ओके, अब इसका भी नाम हम कुछ ले लेंगे, यानी कि समझो ई ले लिया, इसका नाम सी ले लिया, ये पूरा हमारा 22 मीटर हो गया है, ये पूरा हमारा 7 मीटर हो गया है। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, रोड के ऊपर एक सीधा पोल है, ऑफकोर्स 90 डिग्री का बनेगा, रोड के ऊपर इस तरफ से भी एक सीधा पोल है, 90 डिग्री का बनेगा। हमने इसको परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, और हमारा थीटा जो है वो यहाँ से खड़े होकर के ऊपर देखने पर बन रहा है। ओके, हमारा ये जो एंगल है वो यहाँ से देखने पर बन रहा है, तभी तो हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें
अभी मेहनत करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग में लिखना क्या है, हमें स्टार्टिंग में लिखना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉलर पोल। सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलर पोल। तो यानी कि हमारे 2 पोल्स है ए बी और सी डी, ओके। और ये हमारा सरफेस है, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ए और सी में जो वायर फास्टेंड किया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका वो कितना मीटर है, 22 मीटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट, सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सोल्यूशन है लेट सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर 2 पोल्स represent 2 poles, ओके। अभी ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी वो जो वायर है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम लोगों ने बांधा हुआ है उनके टॉप पे। तो हम लिखेंगे ए सी रिप्रेजेंट द वायर। ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वायर। हम उसको जो हमने बांध दिया है और हमने परपेंडिकुलर क्या खींचा है, ए ई परपेंडिकुलर खींचा है किससे, सी डी से। तो हम लिखेंगे ए ई इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, और कोलिनियर कौन सा है, कोलिनियर मैंने बताया था कैसे लिखते हैं कोलिनियर, सी डैश ई डैश डी, ये हमारा कोलिनियर है। हम इसको कोलिनियर लिख देंगे। अब सबकी वैल्यू लिखते हैं। सबकी वैल्यू क्या क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू इज़ 7 मीटर। यू हैव टू राइट हियर ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 7 मीटर। नाउ सी डी इज़ व्हाट, सी डी इज़ 18 meter. What is the value of AC here? Value of AC is what? 22 meter. And we have to find out this theta. हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। Let's start with some. सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ पता करने होंगे। जैसे कि सी ई का वैल्यू पता करते हैं। हमें इस पूरे का वैल्यू पता है 18, पर हमें क्या सी ई का वैल्यू पता है, नहीं। हम सबसे पहले सी ई निकालेंगे। हम लिखेंगे सी ई इज़ इक्वल टू, सी ई कैसे मिलेगा, सी ई मिलेगा सी डी में से जब हम डी ई को माइनस करेंगे। या फिर आपको एक ईजी ट्रिक बताती हूँ, आप क्या करना, लिखना कि सी डी, ये जो सी डी है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है सी ई और दूसरा है ई डी। तो हम लिखेंगे सी डी इज़ इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, ऐसा लिखेंगे। यानी कि ये पूरा 2 हिस्सों से बटकर बना हुआ है, एक हिस्सा है सी ई और दूसरा हिस्सा है ई डी। तो हम लिखेंगे सी डी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसको चेंज कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। हमारा सी डी है, सी डी इज़ इक्वल टू, अच्छे से लिख देती हूँ, सी डी इज़ इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, ओके। हम वही लिखेंगे सी ई प्लस ई डी। हमें इसमें से जिसकी वैल्यू पता है ना वो पुट कर देना है। यानी कि अब डायग्राम बार बार मैं नहीं ऐसे ऊपर नीचे नहीं करूँगी, अब मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान से इसको देखना, डायग्राम एक बना करके रख लेना। आप जब भी सॉल्व करोगे, बार बार बोल रही हूँ, बुक ले करके करिए प्रैक्टिस ताकि आपको जल्दी समझ में आए। सबसे पहले डायग्राम साइड में बना लेना और फिर देखना कि मैं सबकी वैल्यू क्या क्या डाल रही हूँ यहाँ पे। चलिए सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 18 मीटर दी हुई है, आप देख लीजिए। सी ई की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है, ओके ठीक है। नाउ ई डी की वैल्यू कितनी है, तो ई डी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, ई डी की वैल्यू तो उतनी होगी ना जितना ए बी की होगी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 7 है, तो सी डी की वैल्यू कितनी हुई, उसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे ई डी की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 7। और ये जो 7 है ना वो ये साइड आकर के माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, और हमारा सी ई जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो हम 18 में से 7 जब माइनस करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा सी ई। क्या आया हमारा आंसर, सी ई का वैल्यू कितना आया, 11 मीटर, ओके। थोड़ा सा तो मिल गया है। अब क्या करना है, देखिए मैंने आपको अब तक समझाया है जहाँ से थीटा का हमारा काम शुरू होता है हमें टैन थीटा ही लेना है। क्या लेना है, टैन थीटा लेना है, लेकिन इसमें क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। कैसे पता चलेगा, इसके पहले 3 सब में टैन थीटा ले लिया, इसमें साइन थीटा ले रहे हो, कैसे पता चलेगा। देखो हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है और थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ पता होने बहुत ज़रूरी है। तो कुछ वैल्यूज़ यानी कि किसकी वैल्यू पता है, हमें तो इसकी वैल्यू पता है, ये कौन है, थीटा की अपोजिट साइड है। और हमें किसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये कौन है, ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। यानी कि अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस का कनेक्शन किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है। किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है। या तो
फिर हमारा कॉसेक के साथ होता है। कॉसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। आप वो भी ले सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। और आप क्या ले सकते हो, साइन ले सकते हो। आप साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन AC ले सकते हो, यानी कि हाइपोटेनियस ले सकते हो। चलिए साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, साइन थीटा जो है हमारा, उसकी हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता ना, हमें वही निकालनी है। अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है, CA की 18 दी हुई है। ओके, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, अपोजिट साइड की हमने अभी 11 निकाली है। ये देखिए यहाँ पे हमने 11 निकाली है, तो यहाँ पे आपको 18 नहीं 11 लिखना है। सॉरी, ये हमारा 11 होगा। और अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू देखना, इसमें 22 दी हुई है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमारा हाइपोटेनियस है, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ओके, तो हाइपोटेनियस कितना है, 22। ये हमारा कितना हुआ है, यहाँ पे लिख रही हूँ वापस से, वरना आपको वो 118 नज़र आएगा। ओके, 11/22, 11/22 किसके टेबल में आता है, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। और ये क्या हो गया हमारा, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ मैं। साइन थीटा का वैल्यू हमारा 1/2 आया है, हमने 11 से उसको कट किया है। और साइन थीटा में वो जो बड़ा वाला टेबल वाला फार्मूला है, उसमें 1/2 किसका वैल्यू है, उसमें 1/2 वैल्यू है साइन 30 का। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। हम यहाँ पे लिखेंगे बट का साइन है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। हम लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो साइन 1/2, तो थीटा क्या आया हमारा, 30 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। तो हम फाइनल में आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द वायर with the horizontal is 30 डिग्री। ये सब हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है आंधी तूफान वाला। हाँ, यहाँ पे एक पेड़ है, देखिए ये एक पेड़ है। क्वेश्चन में बोला है कि एक पेड़ है। वो जो पेड़ है, देखिए अ स्टॉर्म जो है, एक तूफान आता है, ब्रोक अ ट्री, वो क्या करता है, ट्री को तोड़ देता है। समझिए यहाँ से ट्री टूट गई, आधे से यहाँ से टूट गई। तो ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, यानी कि ये जो हमारा बेस है, यहाँ से ये जो टूट गया ना, ये इतना हिस्सा हमारा टूटा है। ध्यान से दिखना कि ये इतना हिस्सा जो है हमारा टूट के ना वो नीचे की तरफ गिर गया। इतना हिस्सा हमारा टूट के जो है वो नीचे की तरफ गिर गया। तो ये जो हमारा है वो हमारा टूट के जो है वो नीचे की तरफ क्या हो गया, गिर गया। यही वाला टुकड़ा यहाँ से कट गया है। समझिए क्या हो गया, कट गया, और वही हमारा नीचे की तरफ जो है वो गिर गया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो गिरा ना वो 20 मीटर दूर गिरा है। किससे 20 मीटर दूर गिरा है, उसके जड़ से, यानी कि यहाँ से 20 मीटर दूर गिरा है, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हुई, 20 मीटर हुई है। द बेस ऑफ द ट्री कितना मिल गया, 20 मीटर हो गया। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसमें एंगल का डिग्री दे दिया है, हमें इसमें tan लेना है। जिसमें डिग्री नहीं दी हुई होती है, हम उसमें या तो साइन ले सकते हैं, या तो कॉस ले सकते हैं, सेक ले सकते हैं, कॉसेक ले सकते हैं, उसमें हम tan नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है ट्री की। चलिए मान लेते हैं कि जो हाइट है वो AB है, और वो C से ब्रेक हो गया और D में जाकर गिर गया, और ये तो हमारा 90 डिग्री होगा। ऑफकोर्स झाड़ तो सीधा ही खड़ा होता है ना, तो 90 डिग्री। हाँ, कुछ आड़े टेढ़े होते हैं, पर हमें ऐसा मानना है कि वो स्ट्रेट है। ओके, अभी देखिए ये जो हमारा A से लेकर के C तक का पार्ट है, कौन सा पार्ट है, वो C का पार्ट है ना, C माना था। ओके, ये C तक का जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ना वो सेम हो गया है। दिस पार्ट
एंड दिस पार्ट इज सेम, यानी कि इसमें मैं डबल डैश कर रही हूँ तो इसमें मैं डबल डैश करूँगी। इसका वैल्यू अगर मुझे पता चल गया या हमें इसका वैल्यू पता चल गया तो इसका वैल्यू सेम है, अगर इसका वैल्यू पता चल गया तो इसका वैल्यू सेम है। अभी हम वो क्या करेंगे, पता करेंगे। चलिए, डायग्राम किसने ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ किया है। क्वेश्चन में ड्रॉ था क्या, नहीं, तो डायग्राम का इन्फॉर्मेशन कौन देगा, हम ही देंगे, हमने ड्रॉ किया तो हम ही देंगे। चलिए इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम सबसे पहले बताएंगे सोल्यूशन में कि लेट ए बी रिप्रेजेंट द ट्री, रिप्रेजेंट द ट्री। अरे पर कौन सा ट्री है वो, तूफान के पहले वाला ट्री है जो कि खड़ा है, गिरा नहीं है, टूटा नहीं है, तो तूफान के पहले वाला ट्री है। तो हमें लिखना पड़ेगा ए बी रिप्रेजेंट द ट्री बिफोर द स्टॉर्म। बिफोर द स्टॉर्म यानी कि पहले, तूफान के पहले का पेड़ है वो, बिफोर द स्टॉर्म। अब हम क्या करेंगे, अब क्या हुआ, स्टॉर्म की वजह से पेड़ क्या हुआ, टूट गया। कहाँ से टूटा, सी से टूटा। अब उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म की वजह से, ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू स्टॉर्म ट्री गेट्स ब्रोकन एट सी। कहाँ पे, सी में हुआ है, ट्री गेट्स ब्रोकन एट पॉइंट सी। अब देखिए, हमारा जो ब्रोकन पार्ट है यानी कि यहाँ से सीढ़ी जो गिर गया है और जो पहले से खड़ा था यानी कि एसी तक का पार्ट पहले खड़ा था, वो दोनों सेम होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि एसी और सीढ़ी जो है वो सेम है, AC इज इक्वल टू CD जो कि है ब्रोकन पार्ट है। तो हम लिखेंगे, और BD की वैल्यू हमें दी हुई है, वो भी हम लिख देंगे कि BD इज़ 20 मीटर। और किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है, जो थीटा हमारा है D एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे D बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, D बन रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे, BDC या CDB, बस D बीच में आना चाहिए, आप एंगल कैसे भी लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, BDC कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलो मैंने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि 90 डिग्री है, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD tan 60 इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या है, tan 60 इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, वही लिखना है, अपोजिट साइड of theta upon adjacent side of theta। अपोजिट साइड क्या है, थीटा देखो कहाँ है, 60 डिग्री यहाँ है। 60 डिग्री मतलब ये थीटा, यानी कि क्या हुआ, tan 60 निकाल रहे हैं हम, ध्यान देना हमेशा, हम क्या निकाल रहे हैं, tan 60 निकाल रहे हैं। तो 60 डिग्री का ये सामने का देखना है। यहाँ पे क्या बोला है, अपोजिट साइड, यहाँ पे क्या बोला है, अपोजिट साइड बोला है ना, बस ढूंढो इसका अपोजिट साइड। चलो ढूंढते हैं, देखिए मैं ढूंढ रही हूँ। 60 के ठीक अपोजिट में कौन है, CB है। पहले इतना ही ट्रायंगल देखना, ऊपर से मत ढूंढना रहे तो AB है। हाँ मुझे पता है पूरा AB है, लेकिन हम सिर्फ ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल के अंदर की बात है कि 60 के ठीक सामने वाला है C और B। तो हम लिखेंगे यहाँ पे CB अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि बाजू वाला। अब 60 के बाजू में कौन है, 60 के बाजू में एक हाइपोटेनियस है और दूसरा है 20 है। तो हाइपोटेनियस को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि एडजेसेंट साइड है, तो हम BD लिखेंगे। BD कितना हुआ, 20। चलिए tan 60 डब्बे में वैल्यू कितना है, tan 60 का डब्बे वाले फॉर्मूला में, बड़े वाले फॉर्मूला में, टेक्स्ट बुक में है, tan 60 का फॉर्मूला है √3। चलो BD का वैल्यू 20 डाल दो और ऊपर CB का वैल्यू नहीं पता है तो CB का हम निकालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका तो मल्टीप्लाई क्या ही करना, सेम ही आने वाला है। तो 20√3 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मैं, और CB इंटू CB1, तो CB वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी कि हमारा CB क्या आया, 20√3 आ गया। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें अब चाहिए झाड़ की वैल्यू। अब झाड़ की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें CB की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। तब तो ये झाड़ हमें पता चलेगा कि पहले कितनी हाइट का था जब वो खड़ा था। तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे ना तो मतलब इसकी भी वैल्यू मिल गई, ये सेम है, दोनों हिस्सा सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे तो हमें पूरे झाड़ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए हाइपोटेनियस निकालते हैं। sin 60 ले रही हूँ मैं, ले रही हूँ sin 60 इज इक्वल टू
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, √3/2 होती है। डब्बे में बड़ा वाला डब्बा वाला फॉर्मूला देखना। अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा का अपोजिट साइड कौन है, थीटा का अपोजिट साइड BC। चलो BC डालो, अपोजिट साइड में BC लिखो। और हाइपोटेनियस का नाम क्या है, CD नाम है हाइपोटेनियस का। √3/2 और BC का वैल्यू हमने अब भी निकाला 20√2, राइट, सॉरी 20√3, यहाँ पे 20√3 हम वही लिख देंगे। और अपॉन में CD एज इट इज़ ही रहने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमें क्या करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, √3 × CD इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करना है 20√3 में, 20√3। अब देखिए ये अकेला ABCD का बंदा बचा हुआ है यहाँ पे, ये जो है अकेला ABCD का बचा हुआ है, बाकी सब 1 2 3 वाले हैं, तो इसको भी इस तरफ ढकेल दो उनकी पार्टी के पास, तो CD हमारा क्या हो जाएगा ना, यहीं पे रहेगा। और ये जो 2 × 20√3 है वो हम ऐसे लिखेंगे, और जो इंटू में √3 है ना, वो जब अपॉन में जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा √3। तो ये √3 से ये √3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, CD इज इक्वल टू 2 × 20, दिस 2 × 20 बचा, बाकी सब तो कट गया। तो 2 × 20 क्या हो जाएगा, 2 × 20 हो गया हमारा 40 मीटर। यानी कि हमें क्या मिला, CD कितना मिला, 40 मीटर मिला। अब देखिए यहाँ पे हमारा है, ये हमको मिल गया 40, हमको CD मिला 40, इसका मतलब ये भी 40 हुआ क्योंकि ये 40 है, तो ये भी 40 है। इसकी वैल्यू कितनी मिली थी, BC की वैल्यू मिली है हमें 20√3। अब हम क्या करेंगे ना, हमें पूरे झाड़ की वैल्यू चाहिए। देखिए अभी हमें पूरे झाड़ की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, ऐसे हम दोनों लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। तो AC की वैल्यू कितनी है जो क्वेश्चन में हमें अभी मिली है, 40 मीटर, हम वो 40 मीटर लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद CB की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी हुई है, CB की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, CB की वैल्यू 20√3 है, ओके वो यहाँ पे लिख दो 20√3। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, 40 प्लस 20√3 AB का वैल्यू, यानी कि हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट क्या है, 40 प्लस 20√3, यही हमारा फाइनल आंसर है। एंड नाउ 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6.2, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का। ये है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने हाइट पे, 60 मीटर के हाइट पे। चलिए देखते हैं हाइट। ये मेरा ग्राउंड है, ये नीचे का जो हिस्सा है मेरा ग्राउंड है, और एक पतंग है ना वो यहाँ पर है, ओके ये मेरा पतंग है, ओके यहाँ से हाइट है। लेकिन मांझा यानी कि इसकी जो स्ट्रिंग है वो कहीं पे किसी बच्चे ने यहाँ पर पकड़ी होगी, यानी कि यहाँ पे कोई बंदा है, कोई बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है, यहाँ से धागा उसने पकड़ के रखा हुआ है, और ये डोरी को, अब वो जो पतंग उड़ा रहा है तो स्ट्रेट डोरी बन गई है, यानी कि ये बच्चा कुछ ऐसे दूरी पर खड़ा होगा, और यहाँ से इसकी हाइट दी हुई है। तो हाइट कितनी दी हुई है, 60 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाइट कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, और वो एंगल भी कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए नाम दे देते हैं ABD, लिखेंगे लेट AB रिप्रेजेंट, AB इज द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर है ना, अबव द ग्राउंड। ए क्या है, काइट है, हम क्या लिखेंगे, ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ काइट। BD क्या है, BD क्या है, BD जो है हमारा वो है सरफेस ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन का हिस्सा। BD क्या है, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, तो हम लिखेंगे BD इज द सरफेस ऑफ द ग्राउंड।
एडी क्या है, एडी क्या है, स्ट्रिंग है। ये वो धागा है जिससे पतंग जो है वो खिंचती रहती है, जिससे हम उड़ाते हैं, मांझा जिसको बोलते हैं। तो एडी रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंगल, और एक हमें क्या पता चला है, एंगल ये 60 डिग्री है, लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि हमने बोला था अबॉव द सरफेस सीधा लाइन है। हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। साइन 60 क्यों लगा रहे हैं? अगेन हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस है ये, 90 के सामने वाला धागे की लंबाई चाहिए, यानी कि धागा मांझा कितना है, वो मांझा कितना मीटर लंबा गया हुआ है, हमें वो चाहिए। तो क्या है, टेढ़ी लाइन है ना, ये हाइपोटेनियस है। कभी भी 90 के सामने का वैल्यू अगर निकालने के पता चले कि वो निकालना है तो समझ जाना साइन लगेगा, और थीटा का वैल्यू निकालना है तो समझ जाना, जहाँ पे हाइपोटेनियस का रिश्ता आ गया ना तो समझ जाना कि हमें क्या करना है, साइन का वैल्यू लगाना। हाइपोटेनियस रिश्ते में नहीं है, उस क्वेश्चन से हाइपोटेनियस का लेना देना नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसमें साइन का नहीं वैल्यू नहीं लगाना है, tan का वैल्यू लगाना है। इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, स्ट्रिंग की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मांझा यानी कि धागे की वैल्यू निकालनी है। तो इस धागे की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि ये तो टेढ़ी है, टेढ़ा यानी कि हाइपोटेनियस होता है, साइन से ही निकल सकती है। तो हम लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू अपॉन में क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस आ रहा है, तो ही तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकलेगी। अगर हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर आएगा अपोजिट साइड, नीचे आएगा एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस का लेना देना नहीं, तो निकाल क्या रहे हैं हम, हमें निकालना हाइपोटेनियस है, तो वही फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें हाइपोटेनियस आता है। हम साइन ले सकते हैं, हम कॉस भी ले सकते हैं, हम कॉसिक ले सकते हैं, हम सेक भी ले सकते हैं, लेकिन हम tan और कॉट दोनों भी नहीं ले सकते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैंने यहाँ पे साइन के बदले में कॉस ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे किसका पता होना चाहिए, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, तो यानी कि एडजेसेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, बीडी की, वो भी नहीं पता है तो हम वो भी नहीं लगा सकते। हम इसमें सिर्फ साइन ही लगा सकते हैं और कॉसिक लगा सकते हैं। तो हम साइन लगाएंगे ना तो भी वही आंसर आएगा, आप कॉसिक ट्राई करके दिखना तो भी आपका सेम आंसर आएगा। अभी हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड का क्या नाम है, अपोजिट साइड का नाम है ए बी, हाइपोटेनियस का नाम है ए डी, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2। ए बी का वैल्यू है क्वेश्चन में 60 डिग्री, ए डी का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू ए डी इज इक्वल टू 60 इंटू 2, ए डी इज इक्वल टू 60 इंटू 2, और ये जो √3 है वो अपॉन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, मैंने कितनी बार समझाया कि अपॉन में √3 तो भगाना पड़ता है, उसको भगाने के लिए उसी का एक जोड़ीदार लेकर आओ, यानी कि √3 लेकर आओ। 62 × 120 हो जाएगा, और ये √3 बाजू में चिपक जाएगा, और ये √3 क्या हो जाएगा, एक बार 3 हो जाएगा। √3 2 बार आता है तो एक बार 3 बार आता है। 60 इंटू 2 120 हो गया, और ये √3 हमने यहाँ पे क्यों किया इतना सारा √3 एक साथ, क्योंकि अपॉन में √3 आ रहा है ना, वो नहीं चाहिए, कभी भी अपॉन में √3 नहीं होना चाहिए। √3 मतलब रूट का कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो रूट को हटाने के लिए हम बाजू में सेम उसके जुड़वा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे के भाई को दिया तो ऊपर की बहन को भी दो, यानी कि दोनों को सेम दो। तो ये √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये √3। अब ये 3 से काटो, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, और ये 0 कितना आया, 40√3 आया आंसर, 40√3। अभी √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, यस क्वेश्चन में दिया है √3 का वैल्यू 1.73, √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73। हम क्या करेंगे, √3 के पास वही वैल्यू लगा देंगे। 40 इंटू √3 है ना, लगाओ 40 इंटू 1.73, क्या आंसर आएगा, 40 इंटू 1.73 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारा आंसर आएगा ए डी इज इक्वल टू 69.2 मीटर। हम उसको लिखेंगे देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर। तो हमें क्या पता करना था, धागा कितना लंबा गया है पतंग के पास, कितना लंबा धागा था, 69.2 मीटर जितना लंबा धागा था, हमें उसी की वैल्यू निकालनी थी जो हमको मिल गई, यानी कि स्ट्रिंग की 6.2। और ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, या फिर हम इंग्लिश या साइंस का सम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आप बने रहना ताकि आपको पता चले कि हम नेक्स्ट वीडियो किसका बनाने वाले। तब तक के लिए बाय बाय।